हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद आप लोग काफी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम आज के एक और नए वीडियो के साथ एक और नए लेक्चर के साथ में बात करने वाले क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस का लेसन नंबर 1 का पार्ट 2 या फिर लेक्चर 2 शीत युद्ध का दौर। फुल एक्सप्लेनेशन होने वाला है विद नोट्स के साथ। अगर आप लोगों ने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है तो जल्दी से इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, वहां पर आपको लेक्चर नंबर 1 देखने को मिल जाएगा। आज का जो हमारा वीडियो एक्सप्लेनेशन होने वाला लेक्चर नंबर 2 होने वाला है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज को। लेकिन अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि आने वाली जितनी भी न्यू वीडियोस है उन सभी की नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुंच जाए। तो ज्यादा फार्म ना बढ़ते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सो फ्रेंड, जैसे कि मैंने बताया, आज हम पढ़ने वाले क्लास 12 का लेसन नंबर 1, जिसका नाम है शीत युद्ध का दौर। और आज का जो वीडियो एक्सप्लेनेशन होने वाला है वो होने वाला है वीडियो एक्सप्लेनेशन 2 या फिर लेक्चर नंबर 2। जो भी बच्चे, जो भी स्टूडेंट्स इससे पहले नहीं लेक्चर नंबर 1 देख के आए तो उन लोगों को पता होगा हमने यहाँ तक जो है पूरा कंप्लीट कर लिया था लेक्चर नंबर 1 में। और आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ, यानी दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ, यानी दो ध्रुव, यानी अलग अलग ध्रुवों में अलग अलग विचारधाराओं के साथ दो ध्रुव का कैसे प्रारंभ हुआ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट आता है दोनों महाशक्तियां विश्व के विभिन्न हिस्सों पर अपने प्रभाव का विस्तार करने के लिए कार्यवाही कर रही थी। यानी दोनों जो महाशक्तियां थी, यूएसए और हमारा यूएसएसआर, यानी अमेरिका और सोवियत संघ, दोनों ही क्या कर रहे थे? अपने विभिन्न यानी अलग अलग हिस्सों पर अपने प्रभाव का, यानी कि अपने शक्ति का जो विस्तार करने में लगी हुई थी, उसके लिए कार्य कर रही थी। विश्व दो गुटों के बीच जो था बहुत स्पष्ट रूप से बढ़ गया था। जो विश्व था ना, वो दो गुटों के बीच में बढ़ चुका था। ऐसे में किसी देश के लिए एक मार्ग यह था कि वह अपनी सुरक्षा के लिए किसी एक महाशक्ति के साथ जुड़ जाए। ऐसे में एक ये मार्ग यह था सभी देशों, नव स्वतंत्र देशों के पास, कि वो किसी ना किसी एक महाशक्ति के साथ में जुड़ जाए या फिर उसके साथ में कार्य करने में जुड़ जाए, या उसके साथ में चले। ठीक है, और दूसरी महाशक्ति तथा उसके गुट के देशों के प्रभाव से बच सके। यानी दूसरा गुट यह था कि उसके प्रभाव से भी बच सके। उनके पास दो ऑप्शन थे। ठीक है, छोटे देशों ने महाशक्तियों के साथ अपने जुड़ाव का प्रयोग किया। जो छोटे देश थे ना, उन्होंने क्या किया? अपने जो बड़े देश थे, जो महाशक्तियां थे, उनके साथ में जुड़ने का क्या प्रयास किया। इन देशों को स्थानीय प्रतिद्वंदी देशों के विरुद्ध सुरक्षा का वादा किया गया। यानी कि जो भी छोटे देश महाशक्ति के साथ जुड़ रहे थे ना, उनको यह दिलासा दिया जा रहा था, यह कहा जा रहा था कि तुम्हें जो भी मदद चाहिए होगी, जो भी आर्थिक स्थिति चाहिए होगी, जो आर्थिक परिस्थिति या जो भी हथियार वगैरह चाहिए, वो हम देंगे। प्लस जो प्रतिद्वंदी देश है उससे जो भी उसके विरुद्ध जो भी तुमसे असुरक्षा जैसे तुम भावना आएगी, तब हम तुम्हारी मदद करेंगे, हथियार और आर्थिक सहायता तुम्हें प्रदान करेंगे। ठीक है, महाशक्तियों के नेतृत्व में गठबंधन की व्यवस्था से पूरे विश्व दो खेमों में बढ़ जाने का खतरा पैदा हो गया। यानी कि जो महाशक्ति, यहाँ पे खेलो नहीं आएगा, यहाँ पे खेमो आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा? खेमो आएगा। महाशक्तियों के नेतृत्व में जो महाशक्तियां थी ना, इसके नेतृत्व में गठबंधन की व्यवस्था, यानी एक दूसरे देश के साथ में जुड़ने लगे। छोटे देश क्या थे? बड़े देशों के साथ में जुड़ने, तो गठबंधन करने लगे। ठीक है, पूरा विश्व का जो हिस्सा था वो दो खेमों में बंटने लगा है। बंटने का खतरा जो है पैदा हो गया। सबसे पहला यह विभाजन यूरोप में हुआ। सबसे पहला जो विभाजन हुआ वो कहां पर हुआ? यूरोप में हुआ। पश्चिमी यूरोप के अधिकांश देश अमेरिका के साथ जुड़ गए। जो पश्चिमी यूरोप था उसके अधिकांश देश किसके साथ जुड़ गए? जो हमारा अमेरिका है, अमेरिका के साथ में जुड़ गए, जिसे हम पहली दुनिया या फिर हमसे पहली दुनिया के रूप में जानते हैं। जबकि पूर्वी यूरोप यानी कि सोवियत खेमे में शामिल हो गया। जो पूर्वी यूरोप था वो किसके खेमे में शामिल हो गया? हमारा जो सोवियत संघ है उसके खेमे में शामिल हो गया। देखो, जो यूरोप था हमारा ऐसे करके है, तो इधर हमारा पड़ जाता है यूएसएसआर, यानी सोवियत संघ, यूएसएसआर, और इधर पड़ जाता है हमारा यूएसए, है ना। तो इधर का जो हिस्सा था ये किसके साथ चला गया? हमारा यूएसए के साथ। और इधर वाला हिस्सा जो था हमारा किसके साथ चला गया? सोवियत संघ के साथ। डन है? ठीक है, जिसे हम दूसरी दुनिया कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? दूसरी दुनिया कहते हैं। इसलिए यह खेमा पश्चिमी और पूर्वी गठबंधन भी कहलाया। इसलिए जो खेमा था क्या हुआ? पश्चिमी और पूर्वी गठबंधन भी कहलाया। पश्चिमी गठबंधन ने स्वयं को एक संगठन का रूप दिया। जो पश्चिमी गठबंधन था उसने स्वयं को क्या किया? एक रूप दिया। ठीक है, अप्रैल 1949 में, यानी अप्रैल 1949 में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन की स्थापना की गई। उत्तर अटलांटिक संधि यानी कि नाटो, यानी नाटो मीन्स नॉर्थ अटलांटिक
ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई, जिसमें 12 देश जो थे शामिल थे। जिसमें कितने देश शामिल थे? 12 देश शामिल थे। वो 12 देश कौन कौन से थे वो देख लेते हैं। सबसे पहले आता है हमारा बेल्जियम, फिर आता है हमारा कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, स्पेन। ये जो देश थे ये हमारे नाटो में शामिल हुए। एक देश हमारा और बच जाता है, वो कौन सा देश बच जाता है हमारा? ये जो हमारा बच जाता है यूनाइटेड किंगडम। एक जो हमारा लास्ट देश बच जाता है कौन सा बच जाता है? यूनाइटेड किंगडम। ये जो 12 देश है, ये 12 देश किसके साथ में जुड़ गए? ये 12 देश जो था हमारे पश्चिमी गठबंधन के साथ में जुड़े और उन्होंने अभी गठबंधन का रूप बनाया, जिसमें 12 देश शामिल हुए। ठीक है, बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, स्पेन और हमारा यूनाइटेड किंगडम। ये जो 12 देश है, ये सारे देश किसके साथ जुड़ गए? पश्चिमी देश के साथ में जुड़े और उसके साथ में गठबंधन बना लिया। इस गठबंधन ने घोषणा की कि उत्तरी अमेरिका तथा पूर्व यूरोप के इन देशों में से किसी एक पर भी हमला होता है तो गठबंधन में शामिल सभी देश अपने ऊपर हमला समझेंगे। यानी कि इस गठबंधन, ये जो गठबंधन बना, ये संगठन बना, इस संगठन ने ये घोषणा किया कि उत्तरी अमेरिका अथवा यूरोप के इन देशों, जो भी यूरोप के देश शामिल हुए, इन देशों पर किसी भी तरह का अगर हमला होता है तो सभी इस संगठन में शामिल सभी देश उस हमले को अपने ऊपर हमला समझेंगे तथा नाटो में शामिल प्रत्येक देश एक दूसरे की मदद करेंगे। नाटो में जितने भी देश शामिल हो सभी देश क्या करेंगे? एक दूसरे की सहायता, मदद, हेल्प करेंगे। इसी प्रकार के पूर्वी गठबंधन को वार्सा संधि के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार का एक पूर्वी जो था हमारे, देखो पश्चिमी हमने देखा पूर्वी गठबंधन, अब सोवियत संघ तो साथ बैठेगा नहीं, तो सोवियत संघ ने क्या किया? वार्सा संधि के नाम से जाना जाता है, जिसका नेतृत्व किसने किया था? हमारा सोवियत संघ ने किया था। ठीक है, तथा यह एक सैन्य गठबंधन था। ये क्या था? एक सैन्य गठबंधन था जो 1955 में सोवियत संघ और उसके पूर्वी यूरोप सहयोग देशों के बीच बनाया गया। देखो जब अमेरिका ने बना लिया तो भाई पूरी सोवियत संघ पीछे थोड़ी थे, तो सोवियत संघ ने भी बना लिया। कब? 1955 में। इसका मुख्य उद्देश्य नाटो, जो हमारा उत्तर अटलांटिक संधि जो संगठन था, उसके प्रसार को रोकने के लिए, उसके बढ़ाव को रोकने के लिए, उसके प्रभाव को रोकने के लिए बनाया था वार्सा संधि। ठीक है, वार्सा संधि में जो सदस्य थे उन सदस्यों के नाम देख लेते कौन कौन से थे। सबसे पहले हमारा सोवियत संघ, पोलैंड, ठीक है, चेकोस्लोवाकिया, ठीक है, पूर्वी जर्मनी, हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया। ये जो देश थे ये किसके साथ थे? हमारे सोवियत संघ में साथ थे। ठीक है, अल्बानिया, ये जो अल्बानिया है 1968 तक जो था इसमें था। ठीक है, इसके साथ है रहा है। ठीक है, सीटो और सेंटो। अब हम यहाँ देखने वाले सीटो और सेंटो। सीटो क्या है पहले वो देख लेते हैं। देखो सीटो में साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और जो हमारा सेंटो है, सेंटो मीन्स क्या होगा? सेंट्रल, ठीक है, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अमेरिका ने पूर्वी एशिया तथा पश्चिमी एशिया में गठबंधन का तरीका अपनाया। जो अमेरिका था उसने पूर्वी एशिया तथा पश्चिमी एशिया में गठबंधन का तरीका अपनाया। इन्हीं संबंधों को सीटो और सेंटो कहा गया। इन्हीं गठबंधनों को, इसी संबंधों क्या गया? सीटो और सेंटो कहा गया। अमेरिका के द्वारा इन गठबंधनों की स्थापना के बाद सोवियत संघ ने भी चीन, ईरान, वियतनाम से संबंध स्थापित कर लिया। जो देखो जब ये संबंध बना लिया अमेरिका, जो सोवियत संघ चुप नहीं बैठा, उसने भी क्या किया? चीन, ईरान और वियतनाम के साथ मिलकर क्या संबंध स्थापित कर लिया। औपनिवेशिक शासन जैसे ब्रिटेन और फ्रांस के चंगुल से मुक्त हुए नव स्वतंत्र देशों को चिंता हुई कि कहीं वे अपनी इस स्वतंत्रता को पाने के साथ खो ना बैठे। यानी कि ये जो नव स्वतंत्र देश थे, जो अंग्रेजों के फ्रांस से या अंग्रेजों के जो उपनिवेशवाद से अभी आजाद हुए थे, उन देशों को ये खतरा था, उनको ये डर था कहीं हमने जो अपनी अभी स्वतंत्रता प्राप्त की है, कहीं ये स्वतंत्रता हम खो ना बैठे। इसकी खोने की चिंता उन्हें सता रही थी। कहीं इन्हें एक दूसरे देश में, क्योंकि देखो अगर किसी भी देश के साथ में शामिल हो जाते हैं ना ये नव स्वतंत्र देश, तो उनके ऊपर फिर से क्या होता है? कोई ना कोई एक दबदबा आ जाता है। यानी कि जितने भी देश थे उसके ऊपर क्या, उसके अकॉर्डिंग ही चलना पड़ता है हमें, जो बड़े देश थे। इसलिए तो हमारा क्या होता है? हम फिर भी एक गुलाम की तरह ही जी रहे होते हैं। ठीक है, तो इसमें एक हमारी जो अंतरिम सरकार थी उन्होंने एक नया निर्णय लिया, एक नए गठबंधन का उदय हुआ या फिर नाम का उदय हुआ, जिसे हम गुट निरपेक्ष आंदोलन कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे हम गुट निरपेक्ष आंदोलन। ये क्या है इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। विश्व
शीत युद्ध के दौर में विश्व दो गुटों में बटा हुआ था। जो विश्व था ना वो शीत युद्ध के टाइम पे, क्या टाइम पीरियड के टाइम पे दो गुटों में बटा हुआ था, दो पार्ट्स में डिवाइड था। ऐसे में दो ध्रुवीयता को चुनौती देते हुए गुट निरपेक्षता का नाम सामने आया। ऐसे में दोनों गुटों को चुनौती देने के लिए जो गुट निरपेक्षता का जो नाम था ये सामने आया। यह भी कहा जाता है कि किसी भी गुट में शामिल ना होना गुट निरपेक्षता कहा जाता है। यानी इसका अर्थ सीधे यह कहा जाता है कि किसी भी गुट में, देखो जैसे कि ए हमारा यहाँ अमेरिका था, ठीक है, यहाँ पे यूएसए था, ठीक है, प्लस इधर यूएसएसआर था, तो ये दोनों गुट थे अलग अलग। इन और नव स्वतंत्र देश यहाँ थे। अब नव स्वतंत्र देश या तो इसमें शामिल हो जाए या इसमें शामिल हो जाए, इन दोनों में ना शामिल होना और एक अलग खुद ही अपना संगठन बना लेना ही क्या था, गुट निरपेक्ष आंदोलन था। यानी दोनों गुटों से अलग न रहा, ठीक है। गुट निरपेक्ष आंदोलन में शामिल होने वाले नेताओं के नाम। अब हम देखने वाले जो गुट निरपेक्ष आंदोलन हुआ था इसमें कितने जो नेता थे वो शामिल हुए थे। सबसे पहले आता है भारत से हमारे जवाहरलाल नेहरू। कौन आता है? जवाहरलाल नेहरू। उसका मिस्र से कौन आते हैं? मिस्र से आते हैं कलाम अब्दुल नासिर। भारत से कौन आते हैं? जवाहरलाल नेहरू। और जो हमारे मिस्र से आते हैं गमल अब्दुल नासिर, ठीक है। इंडोनेशिया से आते हैं डॉक्टर सुक्रोना। और युगोस्लाविया से आते हैं जोसेफ ब्रोज। और घाना से आते हैं वामे एनक्रूम। और तो ठीक है, ये जो हमारे थे, ये जितने भी नेता के नाम ले, मिस्र से हमारा आता है अब्दुल नासिर, ठीक है। इंडोनेशिया से सुक्रोनो और युगोस्लाविया से आता है ब्रोज टिटो और घाना से आता है एनक्रूम। ये जो हमारे थे। और भारत से कौन आता है? जवाहरलाल नेहरू। ये सभी देश जो थे ये गुट निरपेक्ष आंदोलन के टाइम पे जो आए थे नेता सामने उभर करके आए वो थे, ठीक है। गुट निरपेक्षता का पहला सम्मेलन 1961 यूगोस्लाविया के बेलग्रेड में हुआ। यानी जो गुट निरपेक्षता का जो पहला जो सम्मेलन था वो 1961 में हुआ। कहां पर हुआ? यूगोस्लाविया के बेलग्रेड में हुआ। इसमें 25 सदस्य देश शामिल थे। इसमें कितने सदस्य देश शामिल थे? 25 सदस्य देश शामिल थे। गुट निरपेक्षता का 14वां सम्मेलन 2006 में क्यूबा के हवाना में हुआ था। कहां पे हुआ था? क्यूबा के हवाना एक जगह का नाम है, वहां पर हुआ था। इसमें 116 सदस्य देश शामिल हो चुके थे। इसमें कितने सदस्य देश शामिल हो चुके थे? 116। डन है। गुट निरपेक्षता को अपनाकर भारत को क्या लाभ हुआ? अब हम यहाँ देखने वाले जो गुट निरपेक्षता को अपनाया भारत ने तो उसको क्या क्या लाभ हुए, क्या क्या हानियां हुई। तो पहले हम देखने वाले लाभ, ठीक है। गुट निरपेक्षता को अपनाकर भारत अंतरराष्ट्रीय फैसले स्वयं स्वतंत्र रूप से ले पाए। जब देखो भारत ने गुट निरपेक्षता को अपनाया तो उस टाइम पे क्या हुआ, जो भारत था वो अपने फैसले स्वयं ले पाया, ठीक है। किसी भी फैसले को लेने के लिए उसको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कितने परमाणु हथियार बनाने हैं, किसके कहाँ पे कैसे करना है, वो सारी चीजें, ठीक है। क्या चेंजेस करने हैं, उसकी आर्थिक नीति कैसे रखनी है, अपनी व्यापारिक नीति कैसे रखनी है, सारी चीजों को क्या जिम्मेदार कौन बना? वो खुद बना, स्वतंत्र था अपने निर्णय लेने के लिए। किसी का भी उसको बोझ नहीं था, या किसी का भी प्रेशर नहीं था। जिससे भारत के ऊपर कोई भी बाहरी दबाव नहीं था। किसी बाहरी दबाव कोई भी नहीं था, किसी भी देश का नहीं था। गुट निरपेक्षता से भारत हमेशा ऐसी स्थिति में रहा कि यदि कोई एक महाशक्ति उसके खिलाफ हो जाए तो वह दूसरी गुट की ओर जा सके। यानी कि गुट निरपेक्षता का सबसे बढ़िया और सबसे अच्छा साधन ये हुआ देखने को हमें मिला कि देखो जब हमें ऑफर किया गया यूएसए यानी कि ए और बी से, ठीक है। बी कौन है? हमारा सोवियत संघ। और जो हमारा ए है ये अमेरिका है। इन दोनों ने जब ऑफर किया कि आप लोग जो छोटे देश नव स्वतंत्र देश वो हमारे साथ आके जुड़े, तो इन्होंने डायरेक्ट मना कर दिया। देखो अगर उसी टाइम पर जुड़ जाते, मान लो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, अगर भारत अमेरिका के साथ जुड़ जाता तो क्या होता? सोवियत संघ के साथ उसके रिश्ते खराब हो जाते हैं, ठीक है। रिश्ते खराब हो जाते कि भाई तुम मेरे साथ क्यों नहीं आए। प्लस अगर मान लो अमेरिका फिर बाद में क्या करता, उसके साथ बुरा व्यवहार करता भारत के साथ में, तो सोवियत संघ भी मदद नहीं करता। और अमेरिका, सोवियत संघ तो हम पहले ही जा चुके थे और अमेरिका भी अब हमारी ऐसी तैसी करने में लगा पड़ा है। प्लस अगर वही हाल होता, अगर सोवियत संघ के साथ जुड़ जाता तो सोवियत संघ में नुकसान पहुंच जाता, अमेरिका कुछ नहीं करता। और जब हमने गुट निरपेक्षता को अपना लिया तो उस टाइम पे क्या हुआ, हमें दोनों शक्तियों से हमें क्या हुआ, दोनों से मिलाकर हमें सोवियत संघ सताएगा तो अमेरिका के पास जाएंगे, अमेरिका सताएगा तो सोवियत संघ के पास जाएगा। हमारे पास क्या है, दोनों रास्ते खुले हुए हैं। और उस टाइम पे अगर हम किसी भी गुट में शामिल हो जाते हमारे पास एक रास्ते बंद हो जाते हैं। और बाई चांस अगर आगे फ्यूचर में चल के हमें कुछ प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता तो हमारे लिए नुकसानदायक होता। डन है। इसके अलावा गुट निरपेक्षता ने भारत को शीत युद्ध के दौरान महाशक्तियों के बीच के संघर्ष से दूर रहने में मदद की। यानी कि इससे ये भी अच्छा हुआ कि जब इन दोनों देशों के बीच में यानी यूएसएस
आर और यूएसए के बीच में जब शीत युद्ध चल रहा था उस टाइम पे जब गुटनिरपेक्षता ने अपनाया था नव स्वतंत्र देशों ने, तो वो क्या हुआ, उस पछड़े से भी दूर रहे, उनको उससे कोई भी तामझाम नहीं था, संघर्ष से दूर रहे। भारत को अपने संसाधनों को अपनी आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण पर केंद्रित करने का अवसर मिला। भारत के पास जो भी संसाधन थे ना, उन संसाधनों को उसको कैसे आर्थिक विकास करना है अपना, उन संसाधनों से प्लस उसको सामाजिक कल्याण कैसे, अपने समाज का कल्याण कैसे करना है, उन सभी पे क्या कर पाया, वो अपना ध्यान एकत्रित कर पाया, केंद्रित कर पाया। इतना क्लियर है? ठीक है। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, गुटनिरपेक्षता ने भारत को अन्य विकासशील देशों के साथ सहयोग करने का अवसर भी प्रदान किया। यानी जो गुटनिरपेक्षता था ना, इसने भारत को क्या किया, अन्य विकासशील देशों जो भी विकास कर रहे थे देश, उनके साथ भी क्या हुआ, सहयोग करने का अवसर भी प्रदान किया। इससे भारत को अपने और राजनीतिक हितों का बढ़ावा देने में मदद मिली। इससे अपने और राजनीतिक हित जो थे उसको बढ़ावा देने का भी मौका प्राप्त हुआ। तो समझ में आ गया कि भारत को जो गुटनिरपेक्षता अपना के क्या, पहले जो स्वतंत्र हो गया अपने किसी भी तरफ से, किसी अपने सारे निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र था, किसी भी ग्रुप में शामिल नहीं हुआ, तो बाय अदर चांस अगर उसको कोई भी प्रॉब्लम होती तो किसी में भी शामिल हो सकता था। प्लस बाकी जितने विकासशील देश थे उनकी मदद करने के लिए वो सहयोग रहा। ठीक है, अपने संसाधनों को अपनी आर्थिक और सामाजिक अपनी वृद्धि के लिए कैसे यूज करेगा उसके लिए फ्रीडम मिल गई उसको। ठीक है, और भी कई सारी चीजों के लिए उसको फ्रीडम देखने को मिलती है। ठीक है, कैसी कानून व्यवस्था होनी चाहिए, सारी चीजों में, सब चीज में हमें फ्रीडम मिलेगा, कोई भी बाहरी दबाव नहीं था, बाहरी फोर्स नहीं था। छोटे देश महाशक्तियों के साथ क्यों जुड़ते थे? अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि जो छोटे देश थे वो महाशक्तियों के साथ जुड़ते ही क्यों थे, उनको क्या मिलता था? अब देखो, जब महाशक्ति है वो खुद ही इतनी ताकतवर है, इतनी शक्तिशाली है, तो छोटे देशों को महाशक्तिशाली देशों को काम किया। ठीक है, एक पल को हम ये मान सकते छोटे देश जो है उनको काम होगा बड़ी शक्तियों से, लेकिन बड़े देश हमें क्यों जोड़ेंगे, है ना, ये भी क्वेश्चन आता है। तो सारे क्वेश्चन को हम क्लियर करते हैं। तो पहले आता है हमारा, जो छोटे देश है महाशक्तियों के साथ क्यों जुड़ा करते थे, ये क्यों जुड़ते थे? महत्वपूर्ण संसाधन जैसे तेल और खनिज, ठीक है, किसके लिए महत्वपूर्ण संसाधन छोटे देश महाशक्तियों के साथ क्यों जोड़ते थे? ठीक है, ये देखो, छोटे देश जो थे महाशक्तियों के साथ क्यों जुड़ते थे? इसमें है जो हमारे संसाधन है, जो हमारे महत्वपूर्ण जो संसाधन है जैसे तेल और खनिज, ये हमारे मिल जाता था। ठीक है, छोटे देश महाशक्तियों द्वारा सुरक्षा प्राप्त करते थे। जो छोटे देश है उनको महाशक्तियों द्वारा सुरक्षा प्राप्त होता है, आर्थिक नीति मिलती थी, ठीक है, कूटनीतिक नीति मिलती थी, संसाधन मिलते थे, प्लस उनको हथियार की लड़ाई वगैरह, हथियार वगैरह चाहिए युद्ध के लिए, तो उन्हें यह भी दिया जाता था। ठीक है, छोटे देशों को आर्थिक मदद भी मिल जाया करती थी, जैसे कि मैंने बता दिया। छोटे देशों को महाशक्तियों द्वारा हथियारों की भी मदद मिल जाती थी। किसकी मदद? हथियारों की भी मदद मिल जाती थी। महाशक्तियां अपने में छोटे देशों को क्यों शामिल करती थी? अब यहाँ पे देखेंगे कि जो महाशक्तियां थी वो छोटे देशों को क्यों शामिल करती थी। ठीक है, तो इसका देखो सारे टॉपिक्स को क्लियर करेंगे, बहुत ईजी वे में लिखा, ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। महाशक्तियों को छोटे देशों में महत्वपूर्ण संसाधन मिल जाते। जितने भी महाशक्ति देश थे ना, वो क्या करते थे, उन्हें छोटे छोटे देश मिल जाते। देखो, अब जो छोटे देश है उनके पास इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं है कि तेल खनिज को बाहर निकाल सके, तो बड़े देशों के साथ जुड़ते थे, तो वो लोग पता लगा देते प्लस निकालते थे, तो इनकी वृद्धि होती, साथ में उनकी वृद्धि होती थी। अब जो बड़े देश है वो छोटे देशों को जोड़ते ही इसलिए थे कि जो महत्वपूर्ण जो संसाधन है ना वो उन्हें मिल जाया करते, जैसे खनिज और पेट्रोलियम, उनका इस्तेमाल करते थे। ये भी धनी हो रहे हैं और उनको भी कुछ परसेंट दे रहे हैं। ठीक है, सेना को संचालित करने के लिए, यानी देखो जो बड़े देश है उनको खतरा ज्यादा रहता था, तो उनको क्या था, एक सैनिक अड्डे होते थे, उनके सैनिक अड्डे बनाने के लिए क्या करते हैं, छोटे देशों को जोड़ते हैं। जैसे कि मान लो एक यहाँ पर एक कोई बड़ा देश है, ठीक है, और यहाँ भी देश है, यहाँ भी कोई है, यहाँ भी कोई है, यहाँ भी कोई है, यहाँ भी कोई, इधर भी कोई, इधर भी कोई। तो देखो जो बड़ा देश है ये क्या करेगा, यहाँ पे इसका सैनिक ठिकाना बना लेगा, एक यहाँ बना लेगा, एक यहाँ बना लेगा। इससे क्या होगा, वो चारों तरफ से सुरक्षित हो जाएगा, चारों तरफ से सुरक्षित महसूस करने लगेगा। ठीक है, तो क्या करते हैं, संचालित करने के लिए भू क्षेत्र मिल जाया करता, जगह क्षेत्र मिल जाया करता था कि कैसे संचालित करना है हमें अपनी सेना को। सैनिक ठिकाने जासूसी करने के लिए मिल जाया करते थे। किसके क्या मिल जाए, जासूसी करने के लिए उन्हें सैनिक ठिकाने भी मिल जाया करते कि वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। ठीक है, अब आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, शीत युद्ध के दायरे। अब हम यहाँ देखने वाले शीत युद्ध के दायरे। शीत युद्ध के दौरान अनेक संकट सामने आए। ठीक है, शीत युद्ध के दौरान क्या है, अनेक संकट जो है हमारे सामने आए। उनमें से क्यूबा के जिस मिसाइल संकट का हमने इस अध्ययन के प्रारंभ में अध्ययन किया था वह इनमें से एक था। यानी क्यूबा मिसाइल संकट जो था इसका एक चरम बिंदु माना जाता है शीत युद्ध का। अगर यहाँ पे अगर वो बात अगर नहीं जमती तो क्या होता कि इनके बीच में कोई खतरनाक युद्ध होकर ही रहता और ये तीसरे विश्व युद्ध का कारण भी बन जाता। तो जो हमारा जो क्यूबा मिसाइल संकट था इसकी वजह से इसमें हमने सोच समझ के कदम उठाए, इस वजह से क्या हुआ,
तीसरा वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ। डन है। शीत युद्ध के दौरान रक्त रंजित युद्ध भी हुए। जो शीत युद्ध था ना, उसके दौरान में क्या था, रक्त रंजित युद्ध भी हुए थे। परंतु यह ध्यान देने की बात यह भी है कि इन संकटों और युद्धों की परिणति तीसरे विश्व युद्ध के रूप में नहीं पहुंची। यानी देखो, शीत युद्ध के टाइम पर भी क्या था, रक्त रंजित युद्ध हुए थे, लेकिन ये बहुत सोचने समझने की बात है, फिर भी उस टाइम पर शीत युद्ध जो तीसरा विश्व युद्ध था ना, उसका रूप धारण नहीं कर पाए, तीसरे विश्व युद्ध तक बात नहीं पहुंची। दोनों महाशक्तियां कोरिया, बर्लिन, कंगो के और कई अन्य स्थानों पर सीधे सीधे मुठभेड़ की स्थिति में आ चुकी थी। यानी जो दोनों महाशक्तियां थी, सोवियत संघ और यूएसएसआर, कोरिया हो गया, बर्लिन हो गया और कंगो हो गया, ठीक है, यहाँ पे कई अन्य स्थानों पर क्या वो सीधे सीधे मुठभेड़ की स्थिति आ चुकी थी, यानी आमने सामने आ चुके थे। संकट गहराता गया, जो संकट था ना बढ़ता जा रहा था, क्योंकि दोनों में से कोई भी पक्ष पीछे हटने के लिए तैयार नहीं था। दोनों ही महाशक्तियां थी, दोनों में से कोई भी पीछे हटने के पक्ष में थी ही नहीं। विरोधी खेमों में बटे देश के बीच संकट के अवसर आए। यानी जो विरोधी खेमे थे ना, इसमें बटे देश के बीच में संकट के कई अवसर देखने को मिले। युद्ध हुए या उनके होने की संभावना बनी, युद्ध भी हुए और उनके होने की संभावना भी बनी, परंतु बातें एक सीमा से अधिक नहीं बढ़ी। यानी बातें एक सीमा तक पे जाकर के रुक जा रही थी, क्योंकि दोनों को पता था अगर युद्ध हो गया तो दोनों की असहनीय क्षति होने वाली, दोनों ही बर्बाद होंगे, एक नहीं होगा कोई भी, ठीक है। कोरिया, वियतनाम और अफगानिस्तान जिसे कुछ क्षेत्र में व्यापार जनहानि हुई, यानी बहुत बड़े स्तर पर, यहाँ पे व्यापार नहीं आएगा, व्यापक आएगा, ठीक है, व्यापक जनहानि हुई, परंतु विश्व परमाणु युद्ध से बचा रहा, विश्व परमाणु युद्ध से बचा रहा। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के प्रमुख नेताओं में एक जवाहरलाल नेहरू थे। जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जो प्रमुख नेताओं में थे, कौन थे हमारे, जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। नेहरू ने अपने उत्तरी और दक्षिणी कोरिया, जो नेहरू थे उन्होंने क्या किया, उत्तरी और दक्षिणी कोरिया के बीच मध्यस्थता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, दोनों को एकजुट लाने में क्या हुआ, बहुत बड़ी भूमिका निभाई। कंगो संकट में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव ने प्रमुख मध्यस्थता की भूमिका। जब कंगो संकट हो रहा था, जब कंगो का संकट हुआ था, जब सोवियत संघ और यूएसए यानी अमेरिका दोनों आमने सामने आ गए थे मुठभेड़ की स्थिति में, तब महासचिव जो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो महासचिव थे, उन्होंने क्या किया, मध्यस्थता की भूमिका निभाई। इन दोनों के बीच में जो गहराइयां थी, दुश्मनी थी, उसको कम करने का कार्य किया। समझ लिया था कि युद्ध को प्रत्येक स्थिति में टालना बेहतर है। अब दोनों महाशक्तियों की समझ आ चुका था कि किसी भी स्थिति में हमें युद्ध को आगे नहीं बढ़ाना है, तो युद्ध को टालना ही बेहतर होगा। इसी समझ के कारण दोनों महाशक्तियों ने संयम रखा। इसी समझ के कारण क्या हुआ, दोनों महाशक्तियों ने अपने अंदर धैर्य बनाए रखा, संयम बनाए रखा और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में जिम्मेदारी भरा बर्ताव किया। और अंतर्राष्ट्रीय मामलों क्या हुआ, जिम्मेदारी भरा बर्ताव किया। शीत युद्ध के दौरान दोनों ही संगठनों के बीच प्रतिद्वंद्विता समाप्त नहीं हुई थी। शीत युद्ध के दौरान क्या, दोनों ही देशों के बीच में ये समझ तो गए थे कि हमें युद्ध नहीं करना है, लेकिन फिर भी प्रतिद्वंद्विता समाप्त नहीं हुई थी। हर कोई सोचा क्या पता मैं शांत बैठ जाऊं, वो युद्ध के लिए तैयारी कर रहा हो, है ना। तो क्या युद्ध के लिए तैयारी करते, यानी हथियारों की होड़ चल ही रही थी, यानी अंदर ही अंदर इनकी बातें चलती रह रही थी, ठीक है। इसी कारण एक दूसरे के प्रति शंका की स्थिति में दोनों गुटों ने भरपूर हथियार जमा कर लिए थे, जो कि मैंने आपको बता दिया। लगातार युद्ध के लिए तैयार होते रहे, यानी लगातार युद्ध के लिए क्या करते, तैयारी करते रहे। दोनों पक्षों में से कोई भी दूसरे के हथियारों की संख्या को लेकर गलत अनुमान लगा सकता था। दोनों ही पक्ष क्या थे, एक दूसरे के हथियार को लेकर, कहीं उसके पास ऐसा नहीं हथियार 20 कर ले तो मैं 25 कर लेता हूँ। अब वो सोच रहा होगा कहीं उसके पास ऐसा हो कि वो 20 कर रखा हो, मैं क्या करता हूँ, मैं 25-30 कर लेता हूँ। तो हर क्यों क्या था, एक अनुमान गलत लगा करके भी हथियारों की होड़ में लगा पड़ा था, हथियार जमा करने में लगा हुआ, युद्ध की तैयारी करने में सब लगे हुए थे। दोनों ही पक्ष है ना, दोनों ही पक्ष क्या करते, एक दूसरे की मंशा को समझने में भूल कर सकते थे, यानी एक दूसरे की समझने में भूल कर सकते थे। इसके अतिरिक्त प्रश्न यह भी था कि कोई परमाणु दुर्घटना हो गई तो क्या होगा। इसका एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज और सबसे बड़ा डर प्रश्न यह भी था कि मान लो हम हमला नहीं करना चाहते, ठीक है, अमेरिका सोवियत संघ पे हमला नहीं करना चाहता और सोवियत संघ अमेरिका पर हमला नहीं करना चाहता, लेकिन परमाणु बम लगा दिए, सेट कर दिए, ठीक है, तैयारी तो कर ही रहे हैं सब युद्ध की, है ना, तो सेट कर रखे हैं। अब बाय चांस कोई मजाकिया कर दे, कोई दुश्मनी से या फिर गलती से ही परमाणु हथियार जो है वो एक्टिव हो जाए, हैं, तो क्या होगा,
ये प्रश्न भी था, ये एक दूसरे को अंदर से खाई जा रही थी, दोनों के मन में ये शंका चलती जा रही थी। देखो अब अगर सबने हथियार, देखो अमेरिका ने किसकी तरफ दाग रखा था, सोवियत संघ की तरफ, सोवियत संघ किसकी तरफ दागता था, अमेरिका की तरफ। फटेगा तो वहीं तो जाके फटेगा, तो एक दूसरे पीछे क्यों, वो बोलेगा अरे इसने मुझे छोड़ दिया, ये तो सोचेंगे भाई गलती से हुआ होगा, वो बोलेगा हमला का शुरू होगा तो हमला करना शुरू कर देंगे, है ना। ये प्रश्न बहुत ही ज्यादा गंभीर प्रश्न था जिसका आंसर मैं खुद नहीं दे पा रहा हूं। डन है, ठीक है। यदि गलती से कोई परमाणु हथियार चल जाए, यदि गलती से कोई परमाणु हथियार चल जाए, या कोई सैनिक सरातन यानी कि मजाक में ही या फिर शरारत करते हुए युद्ध प्रारंभ करने की इच्छा से कोई हथियार चला दे तो क्या होगा, ठीक है। ये प्रश्न आ रहे हैं, सारे मन में प्रश्न है, ठीक है। यदि परमाणु हथियार के कारण कोई दुर्घटना हो जाए तो क्या होगा, मान लो हमारे अंदरूनी में ही कोई दुर्घटना हो जाए तो क्या होगा। ऐसी दुर्घटना का शिकार हुए देश के नेताओं को कैसे पता चलेगा कि यह शत्रु का षड्यंत्र नहीं था। यानी कि जब ऐसी स्थिति बन जाएगी, जब परमाणु हथियार चल जाएंगे, गलती से हो जाएगा, तो सामने वाला जो नेता है उसको ये कैसे पता चलेगा कि ये शत्रु का कोई भी षड्यंत्र नहीं था, अथवा दूसरी ओर से कोई मिसाइल नहीं दागी गई थी, कोई भी दूसरी ओर से कोई मिसाइल नहीं दागी गई थी, गलती से चल गई, गलती से निकल गई, बल्कि यह एकमात्र दुर्घटना हो गई है। बताओ ऐसे टाइम पे, जब ऐसा टाइम पीरियड चल रहा है, कोई दुर्घटना मानेगा क्या, नहीं मानेगा। फिर भी ये प्रश्न जो है सामने आ रहे थे। इसी कारण अब इसका हल निकालेगा, अब इसका हल हमें निकालना है, ठीक है। देखो इसी कारण समय रहते अमेरिका और सोवियत संघ ने कुछ परमाणविक और अन्य हथियारों को सीमित या समाप्त करने के लिए आपस में सहयोग का निर्णय लिया। यानी दोनों के मन में प्रश्न चल रहे थे, ठीक है। तो इन दोनों ने क्या किया, दोनों जो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जी उन्होंने बात की, ठीक है। बात करने के बाद ये कंक्लूजन निकला कि हम क्या करते हैं, एक जो है एक सहमति बनाते हैं, ठीक है। उस सहमति पर हस्ताक्षर करते हैं कि परमाणु यानी जो हमारे जो परमाणु बम है उनको उन हथियारों को सीमित करते हैं, फिर समाप्त करने का क्या करते हैं, आपस में एक सहयोग निर्णय करते हैं, ठीक है। दोनों महाशक्तियों ने निर्णय लिया कि अस्त्र नियंत्रण यानी कि क्या करेंगे, अस्त्र नियंत्रण द्वारा हथियारों की होड़ पर नियंत्रण रखा जा सकता है। यानी कि दोनों ने यह निर्णय लिया कि हम क्या करें, अस्त्र नियंत्रण करेंगे। यानी एक टाइम ऐसा आना चाहिए कि भाई तुमने 100 परमाणु हथियार कर ले, बस 100 के बाद अब रुक जाओ, इससे ज्यादा तुम नहीं बढ़ा सकते हो। परमाणु नियंत्रण करने का एक इन्होंने क्या किया, सहमति कर ली, और उनमें स्थायी संतुलन लाया जा सके। और उसमें क्या है, समय रहते ही स्थायी संतुलन लाया जा सके। एक दूसरे को प्रतिस्पर्धा में युद्ध की तैयारी करने, देखो अमेरिका अगर 50 कर रहा है तो सोवियत संघ 60 कर दे रहा है परमाणु हथियार, तो एक दूसरे से बढ़ते जा रहे हैं। फिर अमेरिका 60 कर रहा है तो ये 70 कर दे रहा है। तो इस प्रतिस्पर्धा को खत्म करने के लिए, संतुलित करने के लिए क्या किया गया है, क्या किया जाए, जल्दी जल्दी सहमति की जाए। इस प्रयास का प्रारंभ सन 1960 के दशक के उत्तरार्ध में हुआ, ठीक है। कब हुआ ये जो प्रयास था, इसका जो प्रारंभ हुआ कब हुआ, 1960 के दशक में, ठीक है। दशक क्या होता है, दशक मीन्स होता है 10 साल का टाइम पीरियड, ठीक है। जैसे कि दशक अब स्टार्ट कब से होता है, देखो दशक जो स्टार्ट होता है वो हमारा होता है, जैसे कि इसमें 1960 है, क्या है इसमें 1960, तो 1970, ठीक है, यानी कि 1959 तक जाएगा, 69 तक जाएगा, ठीक है, 1969 1969 तक जाएगा, तब जाके हमारा एक दशक कंप्लीट हो जाएगा, है ना। एक दशक के भीतर दोनों पक्षों ने 3 महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए। जब एक दशक यानी 10 साल के अंदर में ही क्या हुआ, दोनों देशों ने क्या किया, 3 हस्ताक्षर, जो 3 जो सहमति थी उस पे इन्होंने अपनी सहमति जताई। डन है। सबसे अब देखो 3 सहमति कौन कौन सी थी, वो सहमति देख लेते हैं। परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, ठीक है। परमाणु परीक्षण यानी परीक्षण मीन्स क्या होता है, किसी जो भी हमने परमाणु बनाया उसका परीक्षण यानी कि चेक करना, ठीक है, चेक करना। चेक करने पर प्रतिबंध संधि यानी प्रतिबंध लगा दिया गया कि कोई परमाणु बम बनाओ लेकिन चेक नहीं करना है, ठीक है, कि सही है कि गलत है, बस बना के रख लो, ठीक है। इसको किया गया। इस संधि के अंतर्गत यह बताया गया कि आप परमाणु मिसाइल का परीक्षण नहीं कर सकते या फिर चेक नहीं कर सकते हैं, इस पर रोक लगा दी जाए। इस पर क्या की जाए, रोक लगा दी जाए। दूसरी संधि थी परमाणु अप्रसार संधि। परमाणु अप्रसार मीन्स क्या होता है, उसको बढ़ाना, ठीक है। इस संधि के अंतर्गत यह बताया गया कि विश्व के सभी देशों को परमाणु हथियारों में कमी करनी होगी। परमाणु हथियार क्या कर दिया, अप्रसार यानी जो प्रसार हो रहा था ना उसको कम करना पड़ेगा, जो बढ़ रहा है, अप्रसार हो रहा है, जो बढ़ते जा रहा है उसको कम करना पड़ेगा, ठीक है। और अपने आप अधिक परमाणु हथियार नहीं रख सकते। कोई भी देश अपने पास जो है अधिक से अधिक परमाणु हथियार नहीं रख सकता है। डन है इतना, ठीक है। अब आता है हमारा तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है, परमाणु प्रत्यक्ष परिसीमन संधि।
इसके अंदर क्या था, इस संधि के अंतर्गत यह बताया गया है कि अमेरिका और सोवियत संघ को एंटी बैलिस्टिक मिसाइल का प्रयोग नहीं करना है। यानी एंटी बैलिस्टिक मिसाइल का मतलब कि परमाणु बम का उपयोग नहीं करना है तथा उस पर रोक लगाई जाए, तथा उस पर क्या क्या किया जाए, रोक लगा दी जाए। सो फ्रेंड्स, इतना आप लोगों को समझ में आता है। वीडियो जो है काफी ज्यादा बड़ा हो चुका है, तो अभी भी चैप्टर में जो है बहुत कुछ बचा हुआ, बहुत सारे टॉपिक्स जो है अभी क्लियर करने के लिए बचे हुए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यहाँ तक हमने जितना भी पढ़ा, जितने भी टॉपिक्स हमने क्लियर किए, सारे टॉपिक्स आपको समझ में आएंगे। सारे इजी वे में लिखे हुए हैं, इसमें ज्यादा कुछ ऐसा नहीं है कि आपको पढ़ के समझ में नहीं आएगा। आप पढ़ते जाओ, समझते जाओ, ठीक है। बाकी मैं जहां पे एक्सप्लेन करने का हारा है, मैं वहां पे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है हम इसको यहीं पे एंड करते हैं। अब हम मिलेंगे लेक्चर नंबर 3 में। लेक्चर नंबर 3 में मैं पूरी कोशिश करूंगा ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।